जातीय समीकरण के आधार पर या विभाजन के आधार पर एक मानव गरिमा को छीना गया, उसकी अस्मिता को छीना गया, उसके वजूद को खत्म किया गया, उन सबको वापस संविधान के माध्यम से पुनर्जीवित किया गया। एक संक्षेप में इसका एक सार है। अब आपको सामने प्रश्न खड़ा हो जाता है कि उस सामाजिक व्यवस्था में और आज की संवैधानिक सामाजिक व्यवस्था में दोनों में डिफरेंस क्या आया और क्या हम उसको अचीव कर पाए? क्या उस समान गौरव को जो पूर्व में ऑलरेडी हमारे समाज में स्थापित था, क्या हम उसको कर पाए? तो हम पाते हैं कि जब हम तथागत बुद्ध के सामाजिक आंदोलन से लेकर के जो धर्म के रूप में उन्होंने समाज के सामने रखा और एक मानव गरिमा को परिभाषित किया, तो जहाँ इक्वलिटी समानता उसका कोर बिंदु था, वह सामाजिक समानता का जो विजन था या जिसके द्वारा मनुष्य अपने कल्याण के लिए स्वयं को स्थापित करके अपने आप को आगे बढ़ाने का जो रास्ता चुन चुका था, अर्थात एक मानव से के साथ कैसे जीवन जीना है, वो सभ्यता के अनुसार वो अपने आप को डेवलप कर चुका था। आखिरकार फिर एक समय के बाद वो कैसे नष्ट हो गया और क्यों ये समाज जातिवाद में या समाज के जो भेद में या अनटचेबिलिटी में कन्वर्ट हो गया। ये एक लंबा इतिहास आप सभी पढ़ते भी हैं और बामसेप के अधिवेशन में या कैडेट में आप इसको देखते भी हैं। ये विषय फिलहाल विस्तृत रूप में न ले जाते हुए इसका जो मेन बिंदु है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो संविधान ने हमें मूल अधिकार दिए, जिन संवैधानिक मूल अधिकारों के साथ ये देश चलता है, क्या उस संविधान के मूल अधिकारों के और संविधान में परिभाषित उसके एम के अनुसार ये देश क्या वास्तव में रन कर पा रहा है? क्या उन मूल्यों को हम प्राप्त कर पाए? क्या उस सामाजिक वैल्यूज को हम प्राप्त कर पाए? क्या आर्थिक समानता को हम प्राप्त कर पाए? क्या हम सांस्कृतिक जो समानता का एक संविधान में पूरा खाका है, क्या हम उसको प्राप्त कर पाए? या वापस हम पुनः उस जातिवादी व्यवस्था की ओर पुनः लौटाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे हम वहाँ पे निकल के बाहर आए थे? तो ये प्रश्न सामने आ गया। कुछ लोगों ने प्रश्न खड़ा किया कि 2047 जो लिखा गया है वो बाबा साहब के सपनों का भार, ये मीनिंग क्या है इसका, ये सामने आता है। ये बड़ा, क्योंकि रिसर्च का पॉइंट है, ये थोड़ा समझने के लिए और गहराई में जाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो क्वेश्चन खड़ा होता है कि भारत के लोकतांत्रिक देश है, उसकी अपनी चुनी सरकार होती है और विकसित भारत का वह एक विजन लेके चल रही है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल कॉमन ही है, सेम ही है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस केवल क्या है कि जो विकास या जो डेवलपमेंट की जो आधार मनुष्य के केंद्र बिंदु में होना चाहिए था, क्या वह आधार रहेगा? क्या वह सामाजिक स्वतंत्रता रहेगी? क्या वह आर्थिक स्वतंत्रता रहेगी? क्या प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने विवेक के अनुसार, अपने कैलिबर के अनुसार वह सब कार्य या जो उसका क्षेत्र में विकसित करने का है या डेवलपमेंट के क्षेत्र में जाने का, क्या वो सस्टेन कर पाएगा? क्या वो आपको दिखाई दे रहा है? या कहीं ये तो नहीं हो रहा कि जो संपत्ति का डेवलपमेंट के नाम पर जो देश की नेशनल संपत्ति है या जिसको नेशनल एसेट कहते हैं, क्या वह कुछ लोगों के हाथ में सीमित तो नहीं किया जा रहा? अगर वह सीमित किया जा रहा है तो उसका दुष्प्रभाव समाज के ऊपर क्या पड़ेगा और पड़ रहा है। ये सब विशेष बिंदु अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि संविधान में निहित जो उद्देश्य हैं और जो करते हैं उन दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है। तो बामसेप के सामने विजन आ गया कि आखिरकार डेवलपमेंट का जो आधार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बताया था संविधान में, वो लोकतांत्रिक समाजवाद का बताया था कि हम उसको कैसे अचीव करेंगे। ये विजन आपके सामने दिया गया है, क्योंकि बामसेप रिसर्च पर ही काम करता है और रिसर्च के आधार पर ही हम उसको आगे लेके चलते हैं। आपने देखा होगा संविधान को अगर ढंग से देखें तो उसमें एक सिंपल एक उद्देश्य आपको दिया गया। भारत का संविधान केवल शासन का दस्तावेज नहीं है। इस लाइन को गहराई से आप देखेंगे, भारत का संविधान केवल शासन का दस्तावेज नहीं है, बल्कि करोड़ों वंचित और उत्पीड़ित नागरिकों के संघर्ष, आशा और सपनों का परिणाम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा में स्पष्ट किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित ना हो। ये सब कोर बिंदु है। आप इसमें देखेंगे आज जब संवैधानिक मूल्यों और समानता के सिद्धांतों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो हमले हो रहे हैं, बामसेप का दायित्व है पहले से कहीं अधिक ऐतिहासिक बन जाता है। यह संगठन किसी व्यक्ति, जाति या सत्ता के लिए नहीं, बल्कि संवैधानिक नैतिकता, समानता और बंधुत्व की रक्षा हेतु समर्पित है। इसको ऑनरेबल मेंबर
इसको विशेष तौर पे जब आप फील्ड में जाएंगे, अपने क्षेत्रों में जाएंगे, तो आप इसके कोर एक बिंदु के रूप में अपने आप को हम विकसित करके समाज को एक जागरूक करने का प्रयास करेंगे। डियर फ्रेंड्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट मेनली a document of the governance. It embodies the struggle, hopes and aspirations of millions of marginalized and oppressed citizens. Dr. B.R. Ambedkar clearly emphasized in the Constitution Assembly, the political freedom is incomplete without social and economic equality. Today, as constitutional values face direct and indirect challenges, the role of BAMSEF has become historically significant. The organization is dedicated not to any individuals, caste or power, but to the protections of the constitutional morality, equality and fraternity. इन मूल्यों के आधार पे हमें अपने आप को, देश को अवगत करा के आगे बढ़ना है। आप इसको रिसर्च के रूप में देखेंगे, आप देखेंगे साथ साथ कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकार, ये इसका एक बिंदु वहां पे आता है। इसमें भी आप देखेंगे, आपके सामने लिखा हुआ है सोशल जस्टिस एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सामाजिक न्याय केवल दया, सहायता या राजनीतिक कृपा नहीं है, यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों से प्राप्त एक मौलिक संवैधानिक अधिकार है। इसके बिना लोकतंत्र की वास्तविकता भावना अधूरी रहती है। इसको अगर देखें कि क्या जो इक्वलिटी का सिद्धांत है, क्या आज के समाज में दिखाई दे रहा है, उत्तर मिलेगा कि वो नहीं है, वो बिखर गया है। उसमें एक विभेद किया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट के आधार पर या सामाजिक व्यक्ति के आधार पर या एक भारत के नागरिक के आधार पर जो संविधान उसको दायित्व देता है, उसके अनुसार क्या वो आचरण हो पा रहा है, ये देखना बामसेफ का कर्तव्य बन जाता है। तो नेशनल कन्वेंशन इसके ऊपर फोकस है। ये किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, किसी संस्था के खिलाफ नहीं होता या किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होता है। ये केवल जो मानवीय गरिमा के तहत जो संविधान के मूल्य है उनको समाज में स्थापित करने का ये हमारा दायित्व बन जाता है। जाति उन्मूलन ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहा है, क्योंकि अब जाति को एक गति के साथ यहाँ पे परकुलेट किया जा रहा है, उसको एक विस्तार का रूप दिया जा रहा है और पुरानी व्यवस्था को स्थापित करने का जो एक अनवांटेड एक एरिया डेवलप किया जा रहा है, उसके ऊपर हमारा नजरिया क्या रहेगा। जाति आधारित सामाजिक असमानता भारतीय समाज की सबसे गंभीर संरचनात्मक समस्या है। ये इंपोर्टेंट वर्ड रहेगा इसके लिए। ये क्या, इसका उन्मूलन केवल सामाजिक विकल्प नहीं है बल्कि संवैधानिक अनिवार्यता है। चाहे कितने कानून बने, लेकिन जातिवाद की व्यवस्था को निर्मूल नष्ट करना ये हमारी प्राथमिकता है। इसके बिना समाज में सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय कभी आ ही नहीं सकता है। तो ये देश के लिए एक कोड है, इसे समाप्त करना, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना अर्थात जातिहीन समाज बनाना, ये संकल्पना बामसेफ लेके चलता है। उन मूल्यों को स्थापित करना है। इसमें है राजनीतिक बनाम सामाजिक लोकतंत्र। इसको देखेंगे, बाबा साहब ने इसको डिफाइन भी किया है, पॉलिटिकल वर्सेस सोशल डेमोक्रेसी। डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि केवल चुनाव आधारित राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है। इसको लाइन को विशेष देखें, जब तक सामाजिक जीवन में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित ना हो। इसका उल्लेख संविधान की प्रीम्बल में है। ये कई बार इसको अध्ययन भी करते हैं, आप पाते हैं कि संविधान की प्रीम्बल में इस देश के सामाजिक न्याय के लिए, आर्थिक न्याय के लिए और पॉलिटिकल न्याय के लिए और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए जो मेन उद्देश्य बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान में और उस समय के जो संघर्ष के आधार पर जो संविधान में उल्लेखित किया गया, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जिसकी आज की जरूरत है, इसकी महत्वपूर्ण जरूरत पड़ रही है। संविधान के प्रीम्बल में क्या स्पष्ट लिखा है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्च शुल्क समा 2026 को एतद द्वारा इस संविधान को आत्मर्पित, अधिनियमित और अंगीकृत करते हैं। ये संविधान की मूल भावना है। अगर हम एक भारत के नागरिक के रूप में देखें, एक जिम्मेदार नागरिक के
रूप में देखें तो क्या इस मूल्यों को प्राप्त करने के लिए इन जो आज़ादी के आज तक के 2025 के दायरे में क्या हम उनको प्राप्त करने में सफल हो पाए, और अगर सफल नहीं हो पा रहे हैं तो वो कौन कौन से कारण हैं वो सामने दिखा देते हैं। इन सब का उत्तर एक ही है कि जातिवादी व्यवस्था इसमें बाधक है। ये बाबा साहब ने कहा, ये विकास का प्रक्रिया जो आम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा, ये जो उसको जो दंश मारता है वो सिस्टम करता है, वो सिस्टम है कास्टिज्म सिस्टम। ये भारत में क्यों है? संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। हम भारत के लोग से ये संविधान शुरू होता है। इसका अर्थ क्या निकलता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक समान अवसर के लिए एक रेस्पॉन्सिबल है और उसके लिए उसकी उपलब्धता देना प्रत्येक सरकार का, प्रत्येक समाज के व्यक्ति का या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसकी ड्यूटी में आ जाता है। तो क्या वे इसको पूरा कर पा रहे हैं? ये चिंतन का विषय बामसिप के सामने है और बामसिप के द्वारा जो सोसाइटी SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सचेत होकर के इसको आकलन करें। अब समय बहुत गति के साथ मॉडर्नाइज हो गया है। आप ये देख रहे होंगे कि पब्लिक सेक्टर की एक गति दी जा रही है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो आपका पब्लिक सेक्टर है उसे कम किया जा रहा है। इसका समझते हैं आप क्या है? आप ध्यान से देखिए इसको, एक लाइन में इसको उत्तर ढूंढिए कि क्यों किया जा रहा है। क्या वह किसी विशेष विचारधारा के द्वारा कंट्रोल तो नहीं हो रहा? यस, अगर आप पढ़ेंगे कुछ किताबें, नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि बामसिप अपना आदर्श रखता है, तो आप अध्ययन पाएंगे कि जो वर्टिकल वर्जन, जो कास्ट फैक्टर जिसमें व्यवसाय को निर्धारित किया गया था, उसके अनुसार लाने का पूरा संविधान का दायरा लेकर के एक खाका बुना जा रहा है। क्यों? प्राइवेट सेक्टर में आपको इस तरह के अधिकार नहीं मिलते जिनके लिए भारत के नागरिक रूप में आपको अधिकार आना चाहिए था। वहां पे जाति विशेष का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसका रिकॉर्ड हमारे पास है। आप सर्वे करके देखें, आप डाटा निकाल के देखें, तो जितने पब्लिक सेक्टर के चाहे बड़े बड़े पोस्ट क्यों ना हो, उन सब पे विशेष जाति के लोगों का अधिकार जम गया है। तो फिर आपके लोगों को नौकरी तो मिलने वाले, अवसर तो मिलने वाले नहीं है, चाहे MNC कंपनी के रूप में हो। और उसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है? वो है LPG को हम रोक नहीं सके। LPG का नाम आप सब जानते होंगे। L फॉर लिबरेशन, उदारवादी, P फॉर प्राइवेटाइजेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन, जो 90 में भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में ये भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसका नाम LPG था। और उसके साथ जो विदेशी का लोग हैं, कंपनीज हैं, उन सबको या अन्य कंपनी को, विदेशों को एक दूसरे देश में अपनी कंपनी स्थापित करने का अधिकार मिला। डेवलपमेंट तो हुआ, विकास भारत का हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किन लोगों का हो रहा है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे ऑनरेबल मेंबर, ये सब चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है और आपको देखना है कि इनके द्वारा हम उसको क्या अचीवमेंट कर पाएंगे, ये हमें देख आगे बढ़ना है। दूसरा इसमें ऑनरेबल मेंबर कि जो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि संवैधानिक नैतिकता, मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी होना बहुत जरूरी है। संवैधानिक पद पर रहते भी, देश के नागरिक होने के बावजूद भी जो मैक्सिमम लोग अपनी मॉरलिटी के साथ अपने पालना नहीं करते हैं, उसको बामसिप का कराना, अक्षर से पालन कराना, ये कर्तव्य बन जाता है। अधिवेशन का मेन कोर बिंदु ये भी है। इसके लिए संवैधानिक नैतिकता न केवल शासन की जिम्मेदारी है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व भी है। संविधान की आत्मा के विरुद्ध कोई भी सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक आचरण अस्वीकार्य है। ये बामसिप का विजन है। इन शब्दों को आप रिसर्च में देखेंगे, बाबा साहब के रूप में देखेंगे, तो आप पाएंगे इस एक लाइन में भी आप अपने आदर्श को स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। एक अगला इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके लिए बाबा साहब ने कहा शिक्षा सामाजिक मुक्ति का एक आधार है। इसलिए बाबा साहब का पहला वर्ड क्या है? टू एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसका क्या बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा ही आपकी मुक्ति का द्वार बनेगा। एक तथागत बुद्ध ने कहा है कि अविद्या को नष्ट करके ही आप अपनी मुक्ति का द्वार खोल सकते हैं। तो क्या शिक्षा के क्षेत्र में आप कहीं टिक रहे हैं आज की डेट में? क्यों? आखिरकार जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो संस्थान है, उनकी बेदखली या उनके ऊपर पूरा ध्यान ना देना, ये सब आपको सामने दिख रहा होगा। और प्राइवेट सेक्टर को एजुकेशन क्षेत्र में आगे बढ़ाना, जिसकी फीस आम व्यक्ति को देना बहुत ही मुश्किल हो गया है, साथ फीस की भी नहीं है। बात है सामाजिक ढांचे की कि क्या उन क्षेत्रों में
जो प्राइवेट क्षेत्र के डेवलप किए जा रहे हैं, क्या उसमें भागीदारी हमारी है? तो उत्तर मिलेगा कि आपकी भागीदारी आज भी देश में नहीं हो पाई है। ये बहुत ही गंभीर और सेंसिबल सब्जेक्ट है, विषय है, जिस पे समाज को चिंतन करना है। अगर इस समय इस पर आप जागरूक नहीं हुए तो फिर समय दूर नहीं है कि जो एजुकेशन सिस्टम पहले था वो स्थापित देश के अंदर हो सकता है। ऐसी संभावना मैं नहीं कह रहा, मैक्सिमम भारत के जो विद्वान साथी हैं, बाबा साहब से पहले कह चुके हैं, इस पर चिंतन कर रहे हैं। तो शिक्षा सामाजिक मुक्ति का सबसे सशक्त साधन है। समावेशी, वैज्ञानिक और अम्बेडकरवादी मूल्यों पर आधारित शिक्षा ही सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित कर सकती है। ये विशेष ध्यान देने की बात है कि जो सामाजिक वैचारिक तौर पे देखा जाए, जब तक शिक्षा में साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होता और बाबा साहब के सपनों के अनुसार जो शिक्षित है वो समाज नहीं बनता, तो तब तक मुक्ति का कोई भी द्वार खुलना संभव नहीं है। आप इसको गहराई से चिंतन करके आगे बढ़ेंगे। बाबा साहब ने भी कहा कि जब हम रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो सभी समुदायों के समान भागीदारी के बिना लोकतंत्र अधूरा है। इस लाइन को आप देखिए कि क्या लोकतंत्र में सभी समाज के जो वर्ग हैं, क्या उनकी भागीदारी हो पा रही है? क्वेश्चन इज दैट सामने जो आता है। आरक्षण के ऊपर डिबेट की जाती है, इसके ऊपर लोग करते हैं। बस मैं खाली इसका मेन बिंदु आपके सामने रखूंगा कि आरक्षण 3 क्षेत्रों में दिया जाता है, सबको विदित होगा। नंबर 1 एजुकेशन, जो फीस माफ होती है तो उसमें दिया जाता है, यही है ना। नंबर 2 ब्यूरोक्रेसी में, हमारे जो सर्विस, सिविल सर्विस उसमें दिया जाता है। और नंबर 3 पॉलिटिकल रिजर्वेशन, यही है ना सबके सामने। 3 क्षेत्रों में आरक्षण का प्रोविजन है। नंबर 1 एजुकेशन, जो फीस आपकी एडमिशन फीस होती है उसमें आपको मिलता है, सीटें आपकी रिजर्व होती है। इज इट क्लियर? दूसरा आपका सिविल सर्विसेज है, जो ब्यूरोक्रेसी है, IAS PCS जो भी है सर्विस गवर्नमेंट के, उसमें आप जा सकते हैं। 15% के रूप में, 7.5% के रूप में SC जा सकता है और 1990 के बाद 27% में OBC के लोग जा सकते हैं। और नंबर 3 है पॉलिटिकल आरक्षण। तो यू कैन डिफाइन द पॉलिटिकल रिजर्वेशन। क्या हमको सबको समान लोकतंत्र में भागीदारी मिली? क्या पॉलिटिकल रिजर्वेशन कंप्लीट हुआ? कोई बता सकता है इसको? पॉलिटिकल रिजर्वेशन क्या होता है? क्या केवल जो रिजर्व सीटें हैं वो कितने हैं? 131 है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 131 है। तो उनको कौन तय करता है? उन सीटों पे जो कैंडिडेट तय करता है वो कौन तय करता है? सभी जानते हैं, जो जिस पार्टी का उसका आइडियोलॉजी होगी उसके सुविधा के अनुसार वो अपने कैंडिडेट को चुन के लेके जा रहा है। बाबा साहब का ड्रीम ये तो नहीं था, पूना पैक्ट में स्पष्ट किया बाबा साहब ने। क्या ड्रीम था? कि ये लोग अपने चुनाव खुद करेंगे, ये था ना, जब डबल बहुमत के अधिकार की बात करते हैं। लेकिन वो अधिकार पूना पैक्ट में खत्म हो गया। 24 सितंबर 1932 को ये अधिकार खत्म हुआ, अर्थात पूना पैक्ट आ गया। संक्षेप में सभी आप पढ़ने वाले हैं, सब जानते ही हैं। और उसके आधार पे जो आरक्षण आया वो आपका कंबाइंड रूप में आ गया, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली आ गई, जिसमें आपको पॉलिटिकल पार्टी अपने अनुसार चुनाव लेके जाती है। तो क्या जो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देश के पार्लियामेंट में हैं, क्या वास्तव में वो संवैधानिक मॉडलिटी के साथ समाज के साथ न्याय कर पाने में सफल हो पा रहे हैं? जितनी योजनाएं बन रही हैं समाज के खिलाफ जा रही हैं, प्राइवेट सेक्टर भी डेवलप हो गया, लेकिन हमें कोई भी अधिकार नहीं मिल पा रहा है। नौकरियां जो सरकार में थोड़ी बहुत ही मिलती थी, जिसके द्वारा हम थोड़े बहुत विकसित हुए थे, वो भी खत्म हो रही हैं। तो क्या वो संवैधानिकता का पालना कर पा रहे हैं? उत्तर मिलेगा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका समाधान क्या होगा? इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यही था कि जो हम शासन है, न्यायपालिका है, एजुकेशन है, तो पॉलिटिकल आरक्षण का मीनिंग यहाँ से निकालना पड़ेगा कि राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा ये 2 अपर हाउस हमारे में। एक अपर हाउस है लोकसभा जिसमें 250 मेंबर रहते हैं, 238 को डायरेक्ट चुनाव में जाता है MLC के MLA के माध्यम से। संक्षेप में इसको डिस्कस कर रहा हूं मैं। और जो 12 लोग हैं उनको ऑनरेबल राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। तो 250 तो उस हाउस में चले जाते हैं। तो क्या उस हाउस में आपका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है? आपका नहीं हो सकता ना। वहाँ कब हो सकता है? यदि आपकी कोई आइडियोलॉजिकल तौर पे जो बाबा साहब के आदर्शों के जो लोग हैं, MLA MP हैं, तो अगर वो चुनाव करके भेज सकते हैं किसी राज्यसभा के मेंबर को, वो जा सकता है। वहाँ पे आपका आरक्षण नहीं है। इसका मतलब केवल आपका आरक्षण लोकसभा में। यहाँ बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। लोकसभा में आरक्षण है तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं आपकी? 545 सीटें हैं आपकी, जिनमें से 543 पे इलेक्शन होता है जिसको आप चुनते हैं, और 2 लोगों को ऑनरेबल राष्ट्रपति रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नियुक्त करता है। अब आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ सारी प्रॉब्लम्स हैं।
यहाँ जानकारी ना होने के कारण ही हमारी अवनति हो रखी है, हमारी उन्नति ना होने का रीजन यहाँ से बन रहा है। इसके कारण क्या हुआ कि जो 250 लोग का हाउस बना, जो भी बिल पार्लियामेंट में पास होता है वो किसी न किसी हाउस के फोरम पे रखा जाता है। इज इट क्लियर? चाहे राज्यसभा में पेश किया जाए चाहे लोकसभा में पेश किया जाए। अब आप जो कौन डिबेट करेगा उस पर, जो उस समय के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो IQ लेवल तय कर रहा होगा, जो आइडियोलॉजिकल उनका स्टैंड होगा, उस पर तय किया जाता है। ये सामने दिखाई दे रहा है आपको। इसका मतलब क्या है, जो आपके हित के बिल हैं, जिसमें चाहे वो प्रमोशन में आरक्षण का बिल हो या अन्य कई क्षेत्र के जो सामाजिक वैल्यू के बिल आपके पास आते हैं, वो अभी पेंडिंग के रूप में पड़े हुए हैं। चाहे आपका सेंसस का बिल हो, जाति जनगणना का बिल भी रुका हुआ एज इट इज है, पास होने के बाद भी वो व्यवहार में नहीं आया है। अब चाहे आपका कोई भी एरिया देख लीजिएगा, आप सर्वे करें, रिसर्च करें, आप पाएंगे कि इसका क्या निकला कि एक हाउस में आपका आरक्षण 131 लोगों का जाने का है, लेकिन उनको जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनने के बाद जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है, जहां पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से लेकर के अन्य पद दिए जाते हैं, क्या मिनिस्ट्री में आपका आरक्षण है? क्या मिनिस्टर में आपका आरक्षण है? क्या आपको मिनिस्टर बनाने की कोई रिजर्वेशन पॉलिसी है उनके पास? क्या हम इस ढंग से देखा, क्या है आरक्षण वहां पे आपका? केवल चुनाव तक है ना आपका आरक्षण, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बाद आपको मंत्री बनाया गया। ये चिंतन का विषय समाज के सामने आज भी पड़ा हुआ। क्या आपको इस देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जा रहा है? क्या आपको इस देश का वित्त मंत्री बनाया जा रहा है? क्या आपको इस देश का जो अन्य, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं, जो मुख्य पोर्टफोलियो है, क्या आपको मिलते हैं? ये सोचना है ना आपको, ये सामने दिखाई दे रहा है आपको। तो फिर सामाजिक न्याय कैसे प्राप्त होगा आपका? आपके अनुसार जो बिल है संसद में कैसे पास होंगे? ये जो सामने चर्चा आई, तो फिर 2047 का भारत कैसे होगा? इन सबको आधार बना के ये रिसर्च का पॉइंट रखा गया है। ये बहुत ही गहरी सोच पे आपको इस पे काम करना है ऑनरेबल मेंबर। एक आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके लिए संविधान में आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 330 से लेकर के 342 तक ये प्रोविजन बाबा साहब ने दिए। लेकिन क्या समाज को जानते हैं? क्या घर घर संविधान जा पाया? क्या आर्टिकल 14 क्या कहता है ये हमको विदित है? हमारे आम व्यक्ति को समानता का अधिकार आखिरकार आर्टिकल 14 बाबा साहब ने क्यों दिया? आर्टिकल 15 में और 16 में अवसर की उपलब्धता या अवसर की समानता का अवसर क्यों दिया? आर्टिकल 300 अगर देखें 330 में और 342 में जो SST और जो एरियाज हैं, जो ये पार्लियामेंट में जो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रिजर्वेशन है, ये सब उसको कवर अप करता है। आर्टिकल 342 को आधार पर पढ़ के देखिए आप जाकर, आपके जो आदिवासी लोग हैं, हमारे जंगल क्षेत्र हैं, उनको बचाने का प्रोविजन इसमें ऑलरेडी भी है। तो क्या वो बच पाए? क्या उनको बचा पाने में सफल हो पा रहे? ये बहुत ही गंभीर विषय आपके सामने ये रखे जा रहे हैं ऑनरेबल मेंबर। एक है इसमें आज की डेट में जो देश में बहुत सारा चल रहा है कि जो माइनॉरिटी लोग हैं, माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं, चाहे उसमें वो वक्फ बोर्ड हो या अन्य बोर्ड हो या माओवादी विहार मंदिर हो हमारा, क्या जो माइनॉरिटी के लोग हैं, क्या उनके जो रियल में के जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं, जिनके अनुसार उनको आचरण करने का पूरा अधिकार मिल रखा है, उसके अनुसार वो आचरण करते भी हैं, लेकिन जो उनके सरकारी संस्थान हैं, सॉरी उनके जो अपने बोर्ड के संस्थान बनते हैं, क्या उनमें उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जा रहा है? ये चिंतन का विषय देश के सामने पड़ा हुआ है। तो क्या वो स्वतंत्र रूप से अपने संस्थानों को चलाने में सफल हो पा रहे हैं? क्या वो धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार अपने धर्म पर्वों को मनाने में सफल हो पा रहे हैं? क्या आज की जो परिप्रेक्ष्य में करंट सिनेरियो में क्या ये कहीं प्रभावित होता दिख रहा है? इन सबको चिंतन के आधार पर हमको देखना है। जब देखेंगे तो एक अवेयरनेस के आधार बढ़ेंगे। इसके लिए भी आपको सचेत होकर आर्टिकल 29 और 30 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो बाबा साहब ने हर क्लोज में, हर आर्टिकल में सारे पैरामीटर को तय कवर अप किया और समाज को अवगत कराया कि भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो केवल संविधान के मार्ग से ही बनाया जा सकता है। और संविधान का मार्ग क्या है कि समाज में सामाजिक समानता, आर्थिक स्वतंत्रता और जो आपका राजनीतिक न्याय का जो पैरामीटर्स है वो समानतावादी होना चाहिए। अर्थात राजनीतिक तौर पे भी उनको हर क्षेत्रों में अधिकार का या पोर्टफोलियो में आने का अधिकार मिलना चाहिए, तभी वो लोग अपने योजनाओं को ठीक प्रकार से चला पाने में और समाज के हित में करने में सफल हो सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। इस मंच के माध्यम से मैं समाज के उन सभी वर्गों को, शासन प्रशासन से ये भी अपील करेंगे हम कि महाबोधि विहार का आंदोलन बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो क्या जो कि इसका आर्किटेक्ट
उसका आर्कियोलॉजिक सर्वे सब कुछ हो चुका है। तो वो जब महाबोधि विहार बौद्धों के साथ जुड़ा हुआ है तो उनको सह सम्मान उनकी आस्था के अनुसार उनको वापस देना चाहिए। ये तो आर्टिकल में लिखा हुआ संविधान में। तो इन सबको केंद्र बिंदु मान करके इसको देखेंगे। कुल मिला के जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, आर्थिक लोकतंत्र में केवल बिजनेस मैटर में भी आप कहीं नहीं है, बिजनेस सेक्टर में भी समाज बहुत पीछे है, उनके साथ भी हमें देखना है कि क्या हम उसको महत्वपूर्ण तौर पे आगे डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने का विजन क्या था? इकोनॉमिक इक्वलिटी, स्टेट इंटरवेंशन, लेबर डिग्निटी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशंस, अर्थात जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका समान वितरण भी होना जरूरी है। आर्थिक लोकतंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड बाबा साहब ने दिया है कि जो संसाधन है, संपत्ति है भारत की, वो समान रूप से वितरण में आनी चाहिए थी, जो कि वितरण में आज तक वो नहीं आई है। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारे हाथों में नहीं है, कुछ लोगों तक सीमित किए जा रहे हैं। इन सबको महत्वपूर्ण तौर पे देखना है। अंत में मैं बामसेब की ओर से ये अपील भी करूंगा आप सबको कि विषय डिबेट में आएगा पूरे दिन हमारे बीच में, कि जो हमने विजन बाबा साहब का सपना को भारत अपने माइंड में लिया है, जो देश के लिए, समाज के लिए और मानव गरिमा के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसको पूरा करने के लिए हम सबका संकल्प लेना बहुत जरूरी है। इसलिए बामसेब के इस महान कारवां में, इस बामसेब की इस महान जो मुहिम है, इसमें हम सब अक्सर से अपना योगदान देकर के आगे बढ़ेंगे और इस संविधान के आधार पर जो ये विषय निश्चित किए गए हैं इनके मूल्यों को समझेंगे और प्रत्येक भारत के नागरिक को एक बंधुत्व के रूप में विकसित करने का अभियान चलाएंगे। क्योंकि बामसेब जाति विहीन समाज की संकल्पना पे काम करता है। बामसेब किसी व्यक्ति के या किसी धर्म विशेष के किसी भी खिलाफ नहीं काम करता। बामसेब एक महत्वपूर्ण सोशल इंजीनियरिंग का वर्क करता है कि ये मानवता के रूप में आता है। क्योंकि इसका आप पशु पक्षी को देखेंगे, सबको देखेंगे, इस धरती पे समान रूप से सारे पेड़ पौधे विचरण कर सकते हैं, उग सकते हैं। जब धरती सबको समान रूप से देखती है, कोई भेदभाव नहीं करती है, संसार के सारे नियम, चाहे प्रकृति के सारे नियम समान रूप से लागू होते हैं, तो फिर मनुष्य से भेदभाव कैसे कर सकता है? और भारतीय संविधान में भेदभाव का कहीं भी आकलन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 17 उसको टोटल बैन करता है, लेकिन केवल कागजों में बैन करता है, व्यवहार में आज भी दिखाई देती है। ये सब विशेष रूप से हमारे सामने है। तो इस अधिवेशन की गरिमा को समझेंगे। इस अधिवेशन की गरिमा के साथ हम संकल्प लेकर के जब यहाँ से जाएंगे, अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे, तो हम पाएंगे कि जो हमारा मनुष्य होने का जो दायित्व है, हम उसको अनुशिक्षा कर सकते हैं। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। अगर कोशिश करते हैं तो बड़ी से बड़ी हम कार्यों को कर लेते हैं। मैं संक्षेप में मैंने कई बार इसको कहा भी आप लोगों से कि आप पाएंगे कि एक जो बाज होते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी होता है। उसको सबसे ऊंचे नीचे की चीज मान लो 10,000 मीटर की ऊंचाई से भी वो देख लेता है, फीट की ऊंचाई से, सॉरी 10,000 फीट की ऊंचाई से भी वो किसी वस्तु को देख करके उसको उठा लेता है। लेकिन जब बादल छाते हैं, बरसात का मौसम होता है, तो आपको पता है उसकी क्या है, एक्टिविटी क्या होती है? वो बादलों के ऊपर चला जाता है। अर्थात बादल 6,000 फीट पे रहते हैं, लेकिन वो काइट बादलों के ऊपर जाती है, वो स्वतंत्र विचरण करते हैं, क्योंकि उसने वो हाइट को छूने का स्किल प्राप्त कर रखी है, उसकी स्किल है। अर्थात वो उस सारे बैरियर को पार करके ही अपना स्वतंत्र लाइफ जीता है। लेकिन उस स्किल को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करता है पता ना आपको? उसकी स्किल प्राप्त करने के लिए उसकी जो ट्रेनिंग होती है वो सबसे हार्ड होती है। जब वह बच्चा होता है और बच्चे का अपने पंख खोलने होता है, तो उसकी मदर होती है, वो उसको पंजों में लेके जाती है और लगभग 6,000 फीट की ऊंचाई से छोड़ देती है। उसके पंख नहीं खुलते, वो फड़फड़ाने की कोशिश करता है, नीचे आता गिरता, फिर उठाती है, फिर लेके जाते हैं, फिर छोड़ती है, फिर उठाती है, फिर लेके जाते हैं, फिर छोड़ती है। इसका मतलब क्या है कि उन पंखों को संघर्ष के द्वारा मजबूत करता है और तभी वो 10,000 की फीट की ऊंचाई पर उठने का एक स्किल प्राप्त करता है, जिसके द्वारा वो स्वतंत्र लाइफ जीता है। मेरा तात्पर्य इससे कहने का यही है कि बाबा साहब ने हमें बहुत बड़े पंख दे दिए हैं, लेकिन अपनी स्किल को हम उस संदर्भ में विकसित नहीं कर पा रहे हैं। इसको अन्यथा न लेंगे, इसको एक मैसेज के रूप में लेंगे। ये बहुजन समाज जो 85% का समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी का समाज है, जिसको बामसेब रिप्रेजेंट करती है, इन सबको एक साथ आकर के अपने मानव अधिकारों के लिए इस देश के जितने संसाधनों हैं उनका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से करने के लिए, एक मानव गरिमा में जीवन जीने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य, इस देश का भविष्य सुरक्षित करने के लिए एक साथ आकर के बाबा साहब के आदर्शों के अनुसार आचरण करना होगा और इस देश की संपत्ति जो व्यवस्था है उसको समान रूप से सबके हितों में यूज करना होगा। केवल कुछ पूंजीपति लोगों के बीच में ये इसका हम आकलन नहीं कर सकते।
इसको मैं डिटेल में बाद में बात करेंगे इस पे। अब मैं इस अवसर पर आप सभी का पुनः धन्यवाद करते हैं और बाकी कार्रवाई हमारी चलती रहेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिलहाल के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करते हैं कि अधिवेशन आपके मूल्यों के लिए, आपके ज्ञान के लिए, आपके मानवीय दृष्टिकोण को बदलने के लिए और देश के प्रति अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए कारगर सफल होगा और आपके मोटिवेशन में काम करेगा और आपके लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे कि हम बाबा साहब के सपनों का भारत, फुले साहब के सपनों का भारत, फातिमा शेख जी के सपनों का भारत, सावित्रीबाई फुले जी के सपनों का भारत, संत तुकाराम जी के सपनों का भारत, संत गाडगे जी के सपनों का भारत, पेरियार जी के सपनों का भारत, ललित सिंह यादव जी के सपनों का भारत, मान्यवर काशीराम जी के सपनों का भारत और अन्य जो तथागत बुद्ध के सपनों का भारत और जो अन्य महापुरुष हैं जो मानवीय दृष्टिकोण से काम करते हैं, उन सबके सपनों का भारत बन सके और एक मनुष्य जीवन को सार्थक कर सके और एक अच्छा जीवन जी करके इस धरती को एक अच्छा मैसेज देने का एक रास्ता बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय संविधान, जय प्रबुद्ध भारत। धन्यवाद।